हेलो एवरीवन, मैं जगजीत सिंह जीना आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिक मास्टर में। और आज हम सभी के बीच हैं मिस्टर अजय जीना। बहुत मुश्किल से थोड़ा सा इनका वक्त मिला है और इन्होंने अभी जो जेई मेंस पिछले साल हुआ था उसमें जेई मेंस में 99 परसेंटाइल हासिल किए थे और अभी ये उसी की बदौलत इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपनी। और इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने शुरुआत की, कैसे इन्होंने मतलब जो जेई मेंस में मार्क्स हैं वो अचीव किए और अभी ये कहाँ पढ़ रहे हैं, इनका आगे का क्या टारगेट है और क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद क्या किया, कोचिंग की क्या की और अभी आप कहाँ पढ़ हेलो रहे हैं। गाइस। मेरा नाम अजय जीना है और मैंने अपनी जो 12th तक की क्लासेस हैं वो JNV तड़ियत से की थी। उसके बाद देन मैंने 1 साल कोचिंग की फिटजी साउथ दिल्ली से। और फिर वहीं से जब एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैं भी फ़िलहाल NIT रायपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूँ। जी, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, मतलब एक साल आपने कोचिंग की तो दूसरा अटेम्प्ट। दूसरा अटेम्प्ट, एक 12th के बाद डायरेक्ट था। जी जी जी। और आपने जेई एडवांस भी दिया होगा उसके बाद, जी हाँ। तो उसमें आपका कैसा रहा था स्कोर। उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। अच्छा, तो ये जेई मेंस आपने दिया जो पहला एग्ज़ाम होता है और उससे आपको जब काउंसलिंग हुई होगी तो आपको एनआईटी रायपुर मिला। हाँ। आप ये बताइए कि क्या आपकी इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटजी थी, क्या आपने मतलब चीज़ें फॉलो की जब आपने एग्ज़ाम दिया जेई मेंस का, आपने पहले एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल हो गए, क्या चीज़ें सीखी और किस चीज़ों पे आपने मेन फोकस किया, किन सब्जेक्ट्स पे आपने ज़्यादा अपना ध्यान दिया और क्या आपका मतलब प्लान रहा पूरा। ऐसा मेरा तो ये था कि मेरा फिज़िक्स मेरे को अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने फिज़िक्स में ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद केमिस्ट्री, मतलब टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया था कि केमिस्ट्री को कर ही लेना, क्योंकि वो काफ़ी कम टाइम में हो जाता है और मेंस जेई मेंस में उतना ज़्यादा केमिस्ट्री टफ नहीं आती, लाइक NCERT लेवल की आती है। तो और मैथ्स में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, पूरे नहीं हो पाते क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने जो ज़्यादा फोकस था वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में किया और मैथ्स में भी सही सही किया, क्योंकि मेरे को इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्वेश्चन लेंदी आए थे काफ़ी। तो आपने कौन सी बुक्स फॉलो की, कौन कौन सी बुक्स लाइक एनसीईआरटी, उसके बाद आर डी शर्मा वगैरह जितनी भी मतलब बुक्स हैं, कौन कौन से आपने स्पेसिफिकली बुक्स फॉलो की मैथ्स साइंस, मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। लाइक केमिस्ट्री में तो NCERT की, और फिर बाकी पूरी एनसीईआरटी केमिस्ट्री में पूरा एनसीईआरटी से। हाँ, मतलब NCERT से सारा का सारा पढ़ाई, और फिर एक्स्ट्रा बुक्स भी कुछ यूज़ की, जैसे कि MS चौहान थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जी। और एक MS चौहान की थी, एक वो कार का नाम याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, आप आगे अच्छा, बताइए और फिजिक्स। फिज़िक्स में तो पहले स्टार्टिंग में HC वर्मा की थी। उसके बाद देन हमारे एक सर ने कुछ एक दो बुक्स और रेफ़र की थी, उन बुक्स में किया था और कोचिंग का मटेरियल किया था। जी जी। और देन मैथ्स में हमारे जो कोचिंग के हमसे मॉड्यूल्स मिलते थे वो, उसके बाद एक सिंगेज का पब्लिकेशन आता है, उससे क्वेश्चंस किए थे। तो आपने बताया कुछ बुक्स आपने रेफ़र की, इसके अलावा आप एनसीईआरटी पर कितना जोर देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है और क्या क्या मतलब सिलेबस 11th से ज़्यादा आता है या 12th का ज़्यादा आता है और किस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आपको मतलब। पहले सब्जेक्ट्स तो अगर आप तीनों ही कर सकते तो तीनों ही करिए, लेकिन फिर अपार्ट फ्रॉम फिज़िक्स और केमिस्ट्री, आप फ्रॉम फिज़िक्स और मैथ्स आपको केमिस्ट्री अच्छे से कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी कम टाइम में आपका केमिस्ट्री जिसने पढ़ लिया उसका विद इन 40 मिनट्स आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और काफ़ी अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं आप। और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें। 25 होते हैं, और उसमें कुछ अभी तो नया पैटर्न चेंज NT ने कर रखा है, उसमें इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन आते हैं। जी, ये आपका कब से मतलब आपने तैयारी शुरू की इसके बारे में, इस एग्ज़ाम को सुन के 11th नहीं, में मतलब 12th मेरे में। को एग्ज़ाम का तो मेरे को नियरली 8-9 में पता चल ही गया था, तब से मैंने सोचा था कि मैं इसी चीज़ में करना है। जी जी, उस समय मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं हाँ, होती थी कि ये एग्ज़ाम है, जैसे मैंने तो अपना 12th जब लास्ट में थे तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम भी है और ये सब। मुझे इसलिए 9th में पता चल गया था लगभग, जी जी। 8-9 में, बट 11th में मैंने की थी, बट वो उस टाइम पे मैं जो करता था वो सही मैनर में नहीं थी, मतलब मैं किसी चैप्टर में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, किसी में नहीं, जो अच्छा लग रहा है उन क्वेश्चन उस चैप्टर में ज़्यादा कर रहा हूँ, बट उस वजह से सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी 11th-12th में। जी जी। तो आपने बताया कि आपने इसके लिए कोचिंग ली 12th के बाद जी हाँ। और कोचिंग आपने बताया साउथ दिल्ली से, कौन सा इंस्टीट्यूट था आपका। फिर जी। फिटजी से आपने कोचिंग ली, तो अपार्ट फ्रॉम आपके जो एकेडमिक्स मतलब जहाँ आपकी पढ़ाई होती थी कोचिंग में, उसके अलावा आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देते थे। लाइक
स्टार्टिंग में तो क्योंकि कोचिंग मतलब जब हमारा मेंस का पहला अटेम्प्ट था तब तक हमारी कोचिंग क्लासेस चल ही रही थी, तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी में उतना ज़्यादा टाइम सैटरडे संडे को ज़्यादा टाइम दे पाते थे। जी उस दिन सुबह से पढ़ा शाम तक, क्योंकि फिर और दिनों क्लासेज हो जाती थी काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास लगती थी तो 6-7 काफ़ी लेट हो जाती थी क्लासेज नहीं। बट फिर जब एक बार हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया उसके बाद हमारी क्लासेज नहीं लगती थी या काफ़ी कम लगती थी तो उसके बाद जो मैंने अपना जो खुद से सेल्फ स्टडी और प्रीवियस ईयर मॉड्यूल्स और कई सारे क्वेश्चन पेपर, उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा उसे अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा बूस्ट किया था। जी जी। तो आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए टोटल? जेई मेंस के आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए और जेई एडवांस के कितने अटेम्प्ट दिए? लाइक जो पिछले टोटल टोटल अटेम्प्ट्स आपने जेई मेंस के कितने दिए? जो एकदम 12th पास करने के बाद उस टाइम पे 2 अटेम्प्ट्स थे। जी उस टाइम पे तो खैर मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट देन इस ईयर मेंस के 2 एडवांस, 2 अटेम्प्ट और 1 एडवांस का। तो सबसे पहले आपका क्या क्या स्कोर है? जब आपने 12th के एग्जैक्ट बाद दिया उसमें आपके क्या क्या स्कोर रहा मेंस का, और उसके बाद जब आपने दो बार दिया तो क्या आपका स्कोर मुझे रहा? एग्जैक्ट तो याद नहीं है 12th के बाद का, बट उसमें मेरे 80s में थी समथिंग परसेंटाइल। जी जी और फिर जब यहाँ पे कोचिंग में आया तो उसके बाद जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें फर्स्ट में 95 या 96 समथिंग ऐसी था, जी। एंड देन सेकंड वाले में 99। जी। तो जब आपका जेई मेंस का रिजल्ट आ गया था तो उसके बाद आपको ये लग गया था कंफर्म कि अब मुझे सीट कोई ना कोई तो मिल जाएगी। तो उसके बाद मतलब आपकी एडवांस की प्रिपरेशन, मतलब आपने शुरू से ही एडवांस की प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस किया या मेंस पर आप ज़्यादा टारगेटेड थे? और जब मेंस का रिजल्ट आ गया उसके बाद आपका क्या इम्पैक्ट पड़ा एडवांस की प्रिपरेशन पे? मतलब आपने एडवांस की प्रिपरेशन थोड़ा स्लो कर दी कि चलो अब वो है, या फिर आपका पहले से टारगेट एडवांस पे रहा था? नहीं, मैंने तो पहले एडवांस ही सोचा था, और हमारे कोचिंग में भी ज़्यादातर जो पैटर्न फॉलो करते हैं एडवांस पे फॉलो करते थे। बट देन स्टार्टिंग से मैंने प्रैक्टिस की थी, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपने काउंसलिंग जब करवाई तो क्या क्या आपके प्रेफरेंसेस रहे थे? क्या क्या कॉलेजेस आपने भरे और क्या आपकी ब्रांचेस थी जो प्रेफरेंस थी? मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि मतलब ड्यूरिंग कोचिंग के टाइम पे मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को CSE से ही करना है। तो इस वजह से जो मैंने अपनी काउंसलिंग भरी थी वो ज़्यादातर CSE थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कोचिंग करता था वहाँ पे भी काफ़ी सारे सीनियर्स थे हमारे, वहाँ पे गेट की कोचिंग की है, तो उनसे भी काफ़ी गाइडेंस के बाद मैंने ये सोच लिया था कि CSE से ही लेनी है। इस वजह से मेरी जो प्रेफरेंस थी वो भी सारे CSE के थे मोस्टली। तो कौन कौन से कॉलेजेस आपके प्रेफरेंस में थे इससे पहले जो आपने सोचे थे कि यहाँ मिलना चाहिए था? और इस 99 परसेंटाइल के बाद भी आपको कौन सा कॉलेज मिला? मतलब कौन सा आपका नंबर, कौन सा चॉइस थी, ये कौन से नंबर की चॉइस थी? और इससे पहले आपने कौन कौन सी चॉइसेस भरी? डेफिनेटली आपने तिरची भरा होगा, वारंगल जो और नहीं, क्या अच्छे कॉलेजेस वो हैं। तो हाँ, बट जो मेरे को जिनमें लग सकता था जहाँ हो सकता था, एक तो NIT कुरुक्षेत्र था, जो मतलब आसपास के कॉलेज थे उत्तराखंड के वो थे, और कुछ बाकी कॉलेजेस। कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रही है जो NTA भी एग्ज़ाम ले रहा है, कि उसमें 11th 12th का जो सिलेबस है वो ज़्यादा रहता है या फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो उसमें ज़्यादा इंक्लूडेड रहता है? नहीं, मतलब जब से NT आया है तब से तो आई थिंक कि 11th 12th का ज़्यादा आता है, बट अब उनका क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट शिफ्ट में पेपर्स कराते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि कभी 6 और कभी 8 शिफ्ट होती हैं। उस वजह से उनका जो पेपर का पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि किसी शिफ्ट में किसी 11 से ज़्यादा आता है, किसी में 12 से, तो ऐसा एक फिक्स नहीं है कि इसी प्रोपोर्शन में 11 12 का आएगा, हर शिफ्ट में वो वेरी करते रहता है। तो अगर कोई 11th 12th मतलब ढंग से प्रिपेयर करता है, 11th 12th पे फोकस करता है ज़्यादा, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए साथ साथ में तैयारी नहीं करता है, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है उसने तैयारी नहीं की लेकिन 11th 12th उसने अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ा है और वो तुरंत उसके बाद एग्ज़ाम देता है, तो उसका क्या उस समय जो सर्कमस्टांसेस सिनेरियो क्या रहेगा कि वो अगर एग्ज़ाम देता है तो वो कितना स्कोर कर सकता नहीं, है? मतलब मेंस में तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है, अगर उसने केवल 11 12 भी अच्छे से पढ़ रखा है तो वो 96 97 ये स्कोर इजीली क्रॉस कर सकता है, अगर उसने 11 12 काफ़ी सिंसियरली पढ़ रखा है और कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो फॉलो की हैं, तो उससे भी वो मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। अब ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट जो 11th 12th में अभी है उसे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या उसका मतलब एक प्लान रहना चाहिए कि वो 11th 12th के साथ साथ जेई मेंस अगर सिर्फ क्वालिफाई करना चाहता है तो क्या होना नहीं, चाहिए? अगर उसे जेई मेंस की अगर मेनली उस पर उसका फोकस है तो 11 12 में इजीली अच्छे अच्छे स्कोर के साथ ऐसे क्वालिफाई कर सकता है, 98 99 इस तरह से वो स्कोर कर सकता है अगर 11 12 में सही से पढ़े। जैसे केमिस्ट्री के लिए उसे NCERT थॉरोली पढ़ लेनी चाहिए अच्छे से, कि उसे हर लाइन याद है काफ़ी अच्छे से, उसके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। उसके बाद अगर हम फिज़िक्स की बात करें, पहले फिज़िक्स की NCERT, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ उसने
HCV कर ली, पूरी भी नहीं, एक सही लेवल तक उसने कर ली, तो फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छे स्कोर हो जाएगा। बट मैथ्स में उसे NCERT से थोड़ा बाहर का और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो उसका अच्छा स्कोर वो कर लेगा। तो अब आप ये बताइए कि आपका आगे का क्या प्लान है, कि मतलब आपने इंजीनियरिंग ले ली रायपुर से CSE से, तो अब आपका आगे का क्या प्लान है कि किस तरीके से आप अपना आगे मतलब अपने गोल सेट किया है, किस तरीके से आपको इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद क्या आपने आगे करने का सोचा है? अभी तो मैंने फर्दर हायर ग्रेजुएशन का नहीं सोच के मैं भी प्लेसमेंट का ही सोचा, इसलिए हमारे कॉलेज में कुछ ओके काफ़ी सही प्लेसमेंट होते हैं, तो अभी मैं ज़्यादा प्लेसमेंट की ओर ही सोच रहा हूँ। जी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो अभी 11th-12th में प्रिपरेशन कर रहे हैं JEE मेंस की और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कि उनको किस तरफ मतलब उनका रुझान रहना चाहिए, कि अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग की तरफ लोगों का जो रुझान है वो ज़रा कम हो रहा है, कि उन्हें मतलब अगर कोई भी कॉलेज मिलता है 12th के बाद JEE मेंस से, तो उन्हें वो कॉलेज ले लेना चाहिए या उन्हें 1 साल प्रिपरेशन करनी चाहिए JEE मेंस की और फिर अच्छा कॉलेज लेना चाहिए, और क्या ब्रांच उन्हें लेनी चाहिए, कोई सी भी ब्रांच ले लेनी चाहिए, अपनी पसंद की लेनी चाहिए, या फिर जो आजकल ब्रांच काफ़ी चर्चा में है जिनमें जॉब्स हैं वो लेनी चाहिए? नहीं, इसमें तो ब्रांच की अगर रिगार्डिंग में बात करूँ तो उन्हें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, जो उनकी पसंद का भी है वो भी देखना चाहिए, और उसे थोड़ा बहुत अगर जो चीज़ें आजकल बूम में है उससे अलाइन करे तो और अच्छा है। तो मतलब ज़्यादा उसे अपनी पसंद का भी देखना चाहिए, क्योंकि 4 साल उसने फिर अपने उसी चीज़ को आगे परस्यू करना है। जी। और कॉलेज का? कॉलेजेस में ये भी हो सकता है कि आप 11th-12th में काफ़ी अच्छे से मेहनत करें तो आपको अच्छा कॉलेज डायरेक्ट 12th के अटेम्प्ट के साथ ही मिल जाए। अगर आप नॉर्मल अपने विदाउट किसी कोचिंग के अपने स्कूल से अगर आप सही से डेडिकेटली एक स्टैंडर्ड पाथ फॉलो करें तो आप कॉलेज से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब ये बताइए कि आपको सपोर्ट कितना मिला अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, और जो फ्रेंड आपके रहे, मतलब किस तरीके का आपका जो सर्कल था, और आप क्या प्रेफर करेंगे कि घर बैठ के कोई अगर तैयारी करे JEE मेंस की, या फिर अगर कोई कोचिंग लेता है, कोचिंग लेना ज़्यादा ज़रूरी है, या अगर कोचिंग नहीं भी लेता है तो घर बैठ के भी क्या इसकी तैयारी हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो मेंटल सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे सभी से पूरा मेंटल सपोर्ट रहा, मतलब लाइक टीचर से, फैमिली से, या जिन किसी के भी साथ में कांटेक्ट में था, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सभी से मेरे को पूरा मेंटल सपोर्ट रहा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? 2 बजे थे ना? तो आपने जो पहला क्वेश्चन था मेरा वो थोड़ा सा स्किप कर दिया था, कि मतलब एग्जैक्टली आप जो एकेडमिक था आपका, जो कोचिंग होती थी, उसके अलावा आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली कितना कितना टाइम आप देते थे? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं केमिस्ट्री मतलब लगभग नियरली तीनों को बराबर बराबर समय देता था। और कभी कभी अगर ये होता है कि आपके साथ आप फिजिक्स पढ़ के काफ़ी एक टाइम ऐसा आता है आपको सेचुरेशन आ गया, पढ़ने का मन नहीं करता है, उस टाइम पे आप फिर मैथ्स में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लाइक केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहते हैं, लाइक तो उस टाइम पे आप दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो अगर मैं जब हमारा फर्स्ट रैंक हो गया था उसके अगर मैं बाद की बात करूँ तो उसके बाद तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की थी, लाइक सुबह रात को 12 बजे तक, देन सुबह 6 से वही पढ़ने का ज़्यादा रहता था उस हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात और करूँ। ये प्रॉब्लम रहती है आज बच्चों को, कई बच्चे जो है वो रात को पढ़ाई करते हैं, कई बच्चे सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, तो आप इसमें क्या चीज़ मानते हैं कि रात को देर तक पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा है, या फिर सुबह उठ के तब पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा है, क्या आपके अकॉर्डिंग बेटर है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो जो आपको ज़्यादा बेटर लगता है आप उस टाइम पे पढ़ाई करिए, लाइक अगर आपको रात को पढ़ने में ज़्यादा सही रहता है तो आप रात को पढ़िए, अगर आपको सुबह पढ़ने में ज़्यादा सही लगता है तो सुबह पढ़िए। बट एक चीज़ का जिस चीज़ का आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि जब आपका एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पहले आपको जिस शेड्यूल टाइम पे आपका एग्ज़ाम है उस टाइम पे आपको लाइक कुछ और नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे आप उस स्लॉट में आप अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वरना कितने बच्चे उस टाइम पे अगर सो रहे रहते हैं तो एग्ज़ाम वाले दिन भी उनका माइंड उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं रहता है। जी। तो मॉक टेस्ट ने आपकी कितनी हेल्प की, मतलब अ, पूरे उसमें आपने किस किस चीज़ों के मॉक टेस्ट दिए, कैसे कैसे मॉक टेस्ट आपने दिए, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट और जो कंप्लीट मॉक टेस्ट होते हैं, और मॉक टेस्ट ने कितनी आपकी हेल्प की, कौन सा मॉक टेस्ट आपने लिया था, क्या आप प्रेफर करेंगे? नहीं, हमारे तो कोचिंग से ही हमें काफ़ी मॉक टेस्ट हमारे होते रहते थे। स्टार्टिंग में तो हमारे फेज वाइज होते थे मॉक टेस्ट जो हमारे होते थे, किस पर्टिकुलर चैप्टर्स का, इन यूनिट्स का। देन जब हमारा एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया था उसके बाद हमारे होल सिलेबस के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट होते रहते थे। उसके अलावा मैंने भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे, लाइक जो NTA की वेबसाइट है उसके मॉक टेस्ट, और जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट होते थे उसके भी मॉक टेस्ट काफ़ी सारे दिए थे। उनसे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आपको पता चल पाएगा आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप उन मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा आप कितना कितना टाइम दे रहे हैं, आपको किस हिसाब से टाइम अपना मैनेज करना है, ये सब।
आजकल एक और चीज़ है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे मतलब बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी है या ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी है। तो आप क्या चीज़ प्रेफर करेंगे कि ऑनलाइन भी जेई मेंस की तैयारी हो सकती है घर से, ऑनलाइन अगर कोई प्रिपेयर करना चाहे जेई सिर्फ जेई मेंस को टारगेट करते हुए, या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेना अच्छा रहता है जिसमें जो है लाइव इंटरेक्शन होता है, सीधा इंटरेक्शन होता है टीचर से। क्या प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग आई थिंक कि दोनों ही जेई मेंस के लिए? दोनों ही काफ़ी सही हैं। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो केवल ऑनलाइन कोचिंग करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक कि दोनों ही बेटर हैं। बट आप जब ऑनलाइन कोचिंग अगर कर रहे हैं तो उस चीज़ में आपको एक चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि आप आपका प्रॉपर डाउट सॉल्व हो पा रहे हैं, आप किसी से पूछ के या जिस भी तरह से आपके प्रॉपर डाउट सॉल्व हो पा रहे हैं। दोनों ही वैसे तो सही हैं आई थिंक। आपके बहुमूल्य समय के लिए। और अगर किसी को और कोई डाउट होता है जेई मेंस के रिगार्डिंग या किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कुछ अगर डाउट है तो वो कमेंट में मेरी ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी फॉलो बढ़ेंगे और इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।